हेलो डियर कैंडिडेट, सक्सेस इसके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं इंद्रजीत जायसवाल। आपको जैसा कि पता है कि मैं आपको जनरल स्टडीज़ यहाँ पे कराऊंगा और साथ में अपना ज्योग्राफी शुरू हमने कर रखा था, तो आज से हम ज्योग्राफी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने ज्योग्राफी लेक्चर को। जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने पहले टर्म आपको बताया था कि ज्योग्राफी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसे हम बोलते हैं जियो और एक ग्राफी। जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो हम देखिए तो बेसिकली हमने अपने को जो ज्योग्राफी पढ़नी है, हम पढ़ते क्या हैं कि बेसिकली जो अर्थ के फिनोमिनाज हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, उन्हीं की हम स्टडी करते हैं और एग्जाम पर्पज़ में अपने फैक्ट वाले क्वेश्चन भी साथ में होते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली अपने को पढ़ना है अर्थ। तो अर्थ शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि अर्थ आखिर बना कैसे, और ये जानने के लिए हमें जानना होगा सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम जानने के लिए हमें देखना होगा कि आखिर में गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी के साथ हम देखेंगे स्टार, और गैलेक्सी के फॉर्मेशन के पहले हम देखेंगे यूनिवर्स। तो हम अपने ज्योग्राफी इस चैप्टर की जो शुरुआत है इसे हम शुरू करेंगे यूनिवर्स से, यानी यूनिवर्स के फॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ समय बाद गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा, स्टार का फॉर्मेशन होगा, सोलर सिस्टम बनेगा, और अपने सोलर सिस्टम में हमारा बनेगा क्या? अर्थ, जिस पे हमारी लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो इसी को हम देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे सारी चीज़ों को, देखेंगे कि गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखते हैं यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए कई सारी हाइपोथेसिस दी गई, जिसमें पहले शुरुआत में एक जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस था, जिसे जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस जिसे दिया टॉल्मी ने। इसके अनुसार था क्या कि जो अर्थ है, इस अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं सभी प्लैनेट्स अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। साथ में जो अपना स्टार है जिसे हम कहते हैं सन, ये भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, और जो भी मून्स वगैरह हैं ये सभी क्या कर रहे हैं? अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहा गया जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, जो कि बाद में 1504 में यह हाइपोथेसिस हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस आने के बाद क्या हो गई? ख़त्म हो गई। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए देखें, तो एक थियरी है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थियरी, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी जिससे ज़्यादा तथ्य मिलते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन इसी से हुआ, और इस थियरी का नाम है द बिग बैंग थियरी। आई होप आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी हम यहाँ पे बता रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा, जहाँ डाउट हो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो बिग बैंग थियरी है क्या, और इसे दिया किसने? तो बिग बैंग थियरी दिया, इनका नाम था, बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर हैं, मैथमेटिशियन हैं, पादरी, जिनको पादरी भी हैं ये, इनका नाम है एबे जॉर्ज लेमेट्री। एबे जॉर्ज लेमेट्री ने बिग बैंग थियरी दी। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस हबल ने दिया है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं कि बिग बैंग थियरी कैसे कहता है कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बिग बैंग थियरी के अनुसार पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक छोटे से पार्टिकल से हुआ है, एक छोटे से एटम से हुआ है, और ये एटम जिसकी डेंसिटी इतनी कम थी, यानी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, साथ में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर इनफाइनाइट, डेंसिटी इनफाइनाइट, और वॉल्यूम इसका बहुत कम था।
इस टाइनी पार्टिकल में आज से 13.7 बिलियन ईयर एगो विस्फोट हुआ। 13.7 बिलियन ईयर एगो इसमें विस्फोट हुआ और ये टाइनी पार्टिकल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फैल गया पूरे ब्रह्मांड में। और 3 मिनट के अंदर पहले एटम का फॉर्मेशन हुआ, पहला एटम बना। और ऐसा कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थियोरी के हिसाब से यानी हाइपोथेसिस के हिसाब से कि अभी यूनिवर्स का फॉर्मेशन यानी अभी यूनिवर्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। बाद में एक और थियरीज आई हैं, मगर ज़्यादा अपने को हाइपोथेसिस नहीं देखना वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो अपने को ये याद रखना है बिग बैंग थियरी, ये छोटे से पार्टिकल से क्या हुआ, विस्फोट होने से ये सारे पार्टिकल क्या हुए, तेज़ी से फैल गए। और 3 मिनट के अंदर एक पहले एटम का फॉर्मेशन हुआ, साथ में 3 लाख साल बाद ईयर लेटर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरा, अप्रॉक्स 4500 केल्विन। इतनी तेज़ी से टेम्परेचर गिरने से जो अपना यूनिवर्स है ये ट्रांसपेरेंट हो गया और आगे बढ़ने पे जो एटम्स थे, छोटे छोटे एटम्स, ये अपनी ग्रेविटेशनल और डेंसिटी के हिसाब से क्या हो गए, अपने इस यूनिवर्स में अपनी अपनी लोकेलिटी पे क्या हो गए, फिक्स हो गए। आगे डेंसिटी के हिसाब से ग्रेविटी से ये पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाउड करके मिल गए, जो बनाया जिसे हम कहते हैं नेबुला। और ये नेबुला जो था वो हाइड्रोजन गैसेस और डस्ट्स का मिक्सचर था, प्लस डस्ट या जिसे हम कह लें क्लाउड। इस नेबुला में भी ग्रेविटी के हिसाब से जो पार्टिकल्स थे वो अपनी अपनी ग्रेविटी के हिसाब से क्लाउड में डिवाइड हो गए और ये क्लाउड आगे फॉर्मेशन करता है स्टार का। तो बेसिकली जो स्टार बना होता है वो गैसेस का बना होता है। तो स्टार के फॉर्मेशन में अपन हाइड्रोजन गैसेस होते हैं और इसी में फिजन एक्टिविटी होती है, जिस वजह से क्या है कि वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। तो हमने देखा कि जो यूनिवर्स है ये बना होता है इन गैलेक्सीज का, और इन गैलेक्सीज में क्या हैं, बहुत सारे स्टार हैं। तो यूनिवर्स बना है गैलेक्सी का और ये जो गैलेक्सीज हैं ये मिलकर बनते हैं किससे, स्टार से। क्लियर? तो 100 मिलियन ऑफ जब स्टार होते हैं इसमें तो ये बनाता है अपनी गैलेक्सी, और ये जब सारी गैलेक्सीज मिलती हैं तो बनाता क्या है, यूनिवर्स। क्लियर है? तो हम देखें तो हमारी जो अपना जो स्टार है जिसे हम कहते क्या हैं, सन, जो अपना स्टार है सन, वो किसी ना किसी गैलेक्सी में होगा, क्योंकि 100 मिलियन ऑफ गैलेक्सी है तो कोई ना कोई गैलेक्सी में क्या होंगे, हम एग्जिस्ट करते होंगे। तो जहाँ पे हमारा अर्थ है वो उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। जिस गैलेक्सी में हम हैं उस गैलेक्सी को हम कहते क्या हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। उसमें एक स्टार जिसे हमने बताया सन, और इस गैलेक्सी के नज़दीक में भी एक गैलेक्सी है जो अपने गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के निकटतम की गैलेक्सी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे डाउट हो प्लीज़ बता दीजिएगा। चले, तो मिल्की वे गैलेक्सी में अपना सन है, यानी अपना अर्थ भी होगा, अपने प्लैनेट्स होंगे, मून होगा और भी स्टार्स होंगे।
और इस अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो आगे हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, अपने इस गैलेक्सी को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम मिटाता हूं। तो हम बेसिकली देखेंगे अपना गैलेक्सी और साथ में सोलर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सौर मंडल। सौर मंडल, तो सौर मंडल बेसिकली मिला के किससे बनता है और क्या क्या इसमें होता है वो हम देखते हैं। तो जो अपना सोलर सिस्टम है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है किसका? सन का, सूर्य का, जिसे हम कहते हैं स्टार। और स्टार होने की अपनी एक खूबी होती है, स्टार वो है जिसके पास क्या है? खुद की हीट है और खुद की लाइट है। जिस भी ऑब्जेक्ट, नेबुलर ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की हीट है और लाइट है वो क्या है? स्टार है। साथ में क्या होता है इसमें? प्लैनेट्स। और अपने सोलर सिस्टम में कुल प्लैनेट्स शुरुआत में 9 थे, 2006 के बाद इनकी संख्या 8 रह गई है। एक प्लैनेट हटा दिया गया जिसका नाम था प्लूटो और इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी प्लैनेट्स होने की भी कुछ अपनी विशेषता होगी। यानी प्लैनेट होने की खूबी क्या है? प्लैनेट वो है जो क्या करता है? सन के चक्कर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। सन के चक्कर लगाने में उसका अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए, खुद की एक ग्रेविटी हो, तथा खुद का एक ऑर्बिटल पाथ हो, खुद का एक ऑर्बिट पाथ हो। यानी वो किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट यानी रास्ते को कट ना करता हो। साथ में इस ऑर्बिटल पाथ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस प्लेनेट जो प्लेनेट जहाँ जिस ऑर्बिट पाथ में घूम रहा है वहाँ पे सिर्फ वही होगा, कुछ और भी कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मगर वो उस पाथ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो तभी उसे प्लेनेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 3 खूबियाँ हैं प्लेनेट की। प्लूटो को बेसिकली इसलिए हटा दिया गया क्योंकि अपना जो 8th प्लेनेट है जिसका नाम है नेपच्यून, प्लूटो उसके पाथ को कट करता था। ग्रेविटी तो इसके पास खुद की थी मगर उसके पाथ को वो क्या करता था? कट करता था। तो इसलिए प्लूटो को प्लेनेट होने की कैटेगरी से हटा दिया गया। हमारा जो अगला है, तो प्लूटो को रखा कहाँ गया? प्लूटो को रखा गया ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह, यानी जो और भी ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो कि क्या करते हैं? अपने सन के चक्कर लगाते हैं, यानी वो सोलर सिस्टम के क्या है? पार्ट है। आगे देखें तो ड्वार्फ प्लैनेट के साथ साथ हमें इसमें, यहाँ लिखता हूँ मैं, ड्वार्फ प्लैनेट के साथ साथ हमें और क्या इसमें देखने को मिलेगा? तो हमें मिलेगा एस्टेरॉइड, जिसे हम बोलते हैं प्लैनेटॉइड्स, यानी इसे हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह प्लस कॉमेट, मेटियोर, प्लस आपको साथ में देखने को मिलेगा सैटेलाइट्स। और भी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, डस्ट, एटमॉस्फेयर, वो सब क्या हैं? अपने सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करें? बारी बारी देखेंगे और साथ में इनके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। एक एक मैं साथ में बताते रहूँगा कि कब आया है और क्या इसे पूछा जाता है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। तो हम सोलर सिस्टम को एक बार ध्यान से देखते हैं कि सारे अपने जो जो मैंने बताया कि इनको हम देखते हैं फिगर वाइज और साथ में इनके क्वेश्चन भी उसी पे हम करेंगे। चल तो मैंने कहा कि सन एक स्टार है, सन इज अ स्टार
और ये अपनी गैलेक्सी में है, जिस गैलेक्सी का नाम क्या है, जिस गैलेक्सी में यानी अपना पूरा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इसे हम बोलते क्या है हिंदी में, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। क्लियर है? चल, तो सन से आगे हम देखें तो मैंने बताया कि आपको 8 प्लैनेट्स इसमें हैं। तो उन 8 प्लैनेट्स को हम उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसमें उसके सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कुछ उनसे फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने कहा सन के जो चक्कर लगाए वो है प्लैनेट, जो सन के चक्कर लगाए वो है प्लैनेट, और जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाए उन्हें हम बोलते क्या हैं, सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स यानी उपग्रह वो 2 तरह के होते हैं, एक मैन मेड और एक नेचुरल सैटेलाइट। तो हम उनको भी देखेंगे। तो जो अपने सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है जिसका नाम है मरकरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुध। आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो दूसरे नंबर पे जो प्लैनेट है उसका नाम है वीनस, शुक्र। शुक्र के बाद 3rd नंबर पे सीरीज में प्लैनेट आता है जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं। इस प्लैनेट का नाम है अर्थ। और बेसिकली अपने को एग्ज़ाम पर्पस में फ्यूचर में अर्थ को ही ब्रीफ ना बोले, हम कहें अपने को अर्थ का ही डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। एग्ज़ाम जो भी बनेगा वो अर्थ से ही बनना है। और साथ में इसके अपने कुछ पड़ोसी, हम कह लें पड़ोसी ग्रहों से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो देखें हम, तो अर्थ हिंदी में बोलते हैं हम पृथ्वी। इसके बाद एक प्लैनेट है जिसे हम बोलते हैं मार्स, हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। क्लियर? ये 4 प्लैनेट्स हमें शुरुआत में देख रहे हैं, ये सीरीज में जो हैं ये अपनी साइज़ के भी आधार से भी ऐसे हैं। ये चारों प्लैनेट जो बने हैं ये बने हुए हैं रॉक के। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी अगर हम इन पे जाएं तो हमें इस पे प्रॉपर आपको क्या है, ज़मीन मिलेगा, लैंड मिलेगा, जिस पे हम अपने पैर को टिका सकते हैं। मगर जैसे ही हम मंगल के आगे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इन प्लैनेट्स के अपने को रिमेन्स मिलते हैं। रिमेन्स यानी एक पूरा सन के चक्कर ये भी लगाते हैं, पूरा एक ऑर्बिटल पाथ होता है इनका। मगर ये प्लैनेट की खूबी नहीं रखते, क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का स्पेसिफिक पाथ नहीं है। इसी फील्ड में सभी जो प्लैनेट्स के रिमेन है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये एक पूरा बेल्ट बनाता है सन के राउंड में मंगल के बाद। तो इसे हम इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट, और हिंदी में कहते हैं इनको क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड बेल्ट के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जिसे हम कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति, ये मिलता है। जुपिटर के आगे जाते हैं तो अपने को मिलता है सैटर्न, शनि। अगला प्लेनेट हमारा होता है जिसका नाम है यूरेनस, अरुण। देन इसके बाद जो प्लेनेट है नेपच्यून, वरुण। अपने कुछ 8 प्लेनेट दिख रहे हैं और ये 8 प्लेनेट इनकी साइज़ की दृष्टि से मैंने बनाया है। सीरीज़ ये है बेसिकली जो आपको दिख रही है, और साइज़ में भी मैंने ऐसे ही बनाया है ताकि आपको फिगर से ही याद हो जाए सारी चीज़ें। इसके बाद होता था नेपच्यून, तो मैंने प्लूटो। तो मैंने आपको बता दिया प्लूटो क्या करता था। नेपच्यून के पाथ को, जिस पाथ में नेपच्यून ट्रैवल करता है, यानी जिस पाथ में सन का चक्कर लगाता है नेपच्यून, उसको प्लूटो क्या करता था, कट करता था और बहुत दूर था अपने
सन से, तो इस वजह से प्लूटो को क्या किया गया, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी प्रेजेंट में अपने पास कुल प्लैनेटों की संख्या है 8, कुल 8 प्लैनेट हैं। और इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो भी प्लैनेट्स हैं ये गैसियस प्लैनेट हैं, जिनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट। शुरुआत के 2 प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न बेसिकली बने हैं गैस पार्टिकल के, मगर यूरेनस और नेपच्यून बने हैं किसके, आइस, यानी हम इसे गैस जाइंट और आइस जाइंट भी कहते हैं। क्लियर है। तो हम देखें अगर सन के पास, तो सबसे जो नियरेस्ट अपना प्लैनेट है वो है मरकरी। एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेता है कि सन के सबसे नज़दीक का ग्रह, तो वो है मरकरी। सन के बाद सन के दूसरे नंबर का जो प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस, मरकरी के बाद आफ्टर दैट आपको मिलता है अर्थ, अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में अगर कभी पूछे कि सन से अपनी जो पृथ्वी है वो किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। और आगे जब हम बढ़ते तो अपने को मिलता है मंगल ग्रह चौथे नंबर पे। क्लियर है, ये सीरीज़ वाइज है। हम आगे देखें तो अपने को जुपिटर 5th नंबर पे। एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कई बार क्वेश्चन होता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कि मार्स यानी मंगल के बाद जो रिमेन्स हैं इन प्लैनेट्स के, जिन्हें हम प्लैनेटोनॉइड बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं, ये जुपिटर और मार्स के बीच में क्या है, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में बहुत एक ऑर्बिट में फैले हुए हैं। ठीक है, 5th नंबर पे हमने देखा कि जुपिटर है और 6th नंबर पे अपने को मिलता है सैटर्न, 7th नंबर पे होता है यूरेनस जिसको हम बोलते हैं अरुण, और 8th नंबर पे अपना होता है नेपच्यून जिसे हम बोलते हैं वरुण। अगर प्लूटो होता तो ये अपने 9वें नंबर का प्लैनेट जैसा कि पहले था, बाद में इसे हटा दिया गया, वैसा होता, बट अभी वो अपने प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में है। चल, तो हमने देखा कि ये सीरीज़ थी, मगर क्वेश्चन सीरीज़ ही नहीं, कभी कभी साइज से भी पूछता है कि अपने पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। तो हम जैसा देख रहे हैं, जैसे मैंने साइज़ में बनाया है बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब इतना छोटा नहीं है, बड़ा है, मगर ये साइज़ मैंने अकॉर्डिंग टू साइज़ बनाया। तो अगर हम देखें तो जो अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे, जो अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर के बाद सैटर्न दूसरे नंबर का, 3rd पे अपना यूरेनस, 4th पे अपना नेपच्यून, 5th पे अपना अर्थ, 6th पे वीनस, 7th पे मार्स और 8th पे आपका मिलता है मरकरी जिसे हम कहते हैं बुध। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछते हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर साइज में पूछता है तो पूछता है कि अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमें दिख रहा है जुपिटर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अपने सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो मरकरी। इसके बाद क्वेश्चन पूछने में आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी आकार में बड़े से छोटे में किस क्रम पे आता है, तो 5वें नंबर पे। अगर यहीं पे क्वेश्चन वो आपसे घुमा देता है, क्योंकि आप तो यही पढ़ते रहते हैं कि बड़े से छोटे में 5वें नंबर का ग्रह है, मगर अगर इसे क्वेश्चन को घुमा दे कि छोटे से बड़े में वो किस नंबर का ग्रह है, तो यहाँ पे फिर भी हम क्या करते हैं, 5th लगाते हैं। वो नहीं करना है, अपने को ध्यान से देखना है। अगर छोटे से बड़े में जाएं तो सबसे छोटा प्लेनेट है अपना बुध 1 नंबर पे, देन है मार्स 2 नंबर, वीनस 3rd और अर्थ 4th नंबर पे। तो अगर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में देखें तो अपना जो अर्थ है वो 4th नंबर पे आता है, और बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखें तो अपना जो अर्थ है वो 5th नंबर पे आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखें। ये तो हो गई बात साइज की। अगर हम देखें तो इन प्लैनेट्स पे कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे आपसे कलर बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछता है, मैं वो भी बताते चल रहा हूँ। जैसे आपसे पृथ्वी से पूछता है, और इसे कहते हैं हम क्या हैं, ब्लू प्लैनेट। ये इसका कलर अगर हम
स्पेस से देखें तो हमें ब्लू कलर में दिखता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं क्या है, ब्लू प्लैनेट। ब्लू क्यों होता है? क्योंकि अर्थ पे जो 71% पार्ट है वो बना किसका है, बना यानी हाइड्रोस्फीयर है, ऊपर से अगर हम देखें तो वाटर है, और ये वाटर क्या करता है, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये ब्लू प्लैनेट कहलाता है। क्लियर? आगे देखो तो मार्स को मैंने रेड कलर से बनाया भी है, और इसे हम कहते भी क्या है, रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट, आखिर इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है। रेड इसलिए है क्योंकि जो इसका आप कह लीजिए कि जो इसका सरफेस है, जो अर्थ का जो मंगल का जो पार्ट है, जो क्या कहते हैं आपका जो लैंड है, ये बना है आयरन के ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड का, और ये आयरन के ऑक्साइड के कारण ये कलर जो रिफ्लेक्ट करता है अपने को रेड रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद अपने को एस्टेरॉइड बेल्ट, जैसा कि मैंने बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में अपना एस्टेरॉइड बेल्ट अपने सोलर सिस्टम में एक स्पेसिफिक पाथ में क्या कर रहा है, वो भी सन के चक्कर लगा रहा है। इसके बाद है जुपिटर। जुपिटर को येलो प्लैनेट बोलते हैं, पीला ग्रह। आगे बढ़े तो हमें लास्ट में देखें तो नेपच्यून हमें दिखता है, ये दोनों कलरफुल में हैं। जो नेपच्यून है, जिसे हम वरुण बोलते हैं, इसका कलर अपने को दिखता है ग्रीन। क्यों? इसके एटमॉस्फेयर में मेथेन का क्लाउड है, जिस वजह से ये कलर रिफ्लेक्ट जो करता है वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो कुछ कलर वाले क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछता है। साथ में अगर हम साइज़ में देखें तो अर्थ और वीनस की साइज़ लगभग बराबर है। तो ये दोनों यानी अर्थ और वीनस को कहते हैं ट्विंस प्लैनेट, जुड़वा ग्रह। तो ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, और भी देखते हैं हम इस पे। अभी इसके रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। क्लियर है? मैं आपको और भी आगे कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन बताते चलूँगा। क्लियर? चल देखते हैं। अब हमने कहा कि अपने सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह भी पूछता है कई बार, सबसे चमकीला ग्रह, और पूछ ले कि अपनी गैलेक्सी में यानी अपने अर्थ से यानी पृथ्वी से सबसे चमकीला तारा निकट में यानी नज़दीक में कौन सा है, यानी पृथ्वी का निकटतम तारा यानी पृथ्वी का निकटतम स्टार। तो हम देखें कि सन जो है अपना ये क्या है, बेसिकली एक स्टार है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं इनके पास खुद की अपनी लाइट और खुद की हीट नहीं है। ये सन के हीट एंड सन की लाइट से क्या करते हैं, चमकते हैं और क्या है, गर्म होते हैं। यानी हमें इनकी एनर्जी हमें जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार, तो वो होगा सन। मगर एग्जाम में अगर वहीं से आपसे पूछ ले कि नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन टू अर्थ, पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा, तो ऐसे में पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो तो सूर्य है, मगर जो सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछ ले कि अर्थ का या कह लें कि अपने गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा ना पूछ के पूछे कि पृथ्वी का सब या सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा चमकीला तारा, या तो वो अपने को मिलेगा क्या, सन। मगर ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन अगर कभी पूछे टूवर्ड्स जिसकी हम लाइट रिसीव करते हैं, मैं भी बताता हूँ लाइट की स्पीड भी कि कैसे लाइट को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस मेज़र करते हैं, क्योंकि गैलेक्सीज बहुत ब्रॉड लेवल में फैली होती हैं, तो उनको हम लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। अभी मैं वो बात बताता हूँ आपको। तो अभी मैं पूछता हूँ आपसे कि अपने स्टार के बाद पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा किसकी रोशनी आती है। तो अगर हम देखें तो सबसे नज़दीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगी,
मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नज़दीक होने से क्या है कि सबसे ज़्यादा उसकी लाइट हमें क्या हो, मिल रही हो। तो जो ब्राइटेस्ट स्टार है आफ्टर सन, पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला तारा, तो वो है अपना आपका कौन, साइरस। साइरस, इसी को हम बोलते क्या हैं, डॉग स्टार। इसी को क्या कहते हैं, डॉग स्टार। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहें। चल, ये तो कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन थे गैलेक्सीज़ में अगर हम जाएँ तो मैंने आपको बताया कि जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा। क्लियर है। अपनी पृथ्वी सूर्य से किस नंबर पे की ग्रह है, तो 3rd नंबर की। साइज में पृथ्वी बड़े से छोटे में किस नंबर पे है, तो 5th नंबर पे। और क्वेश्चन अगर कन्वर्ट कर दे छोटे से बड़े में तो 4th नंबर पे, ध्यान रहेगा। एस्टेरॉयड बेल्ट अपने को कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। क्लियर है। चल, स्टार बना देता हूं, सन। चल, तो हमने कहा कि सभी प्लैनेट का क्या होता है, अपना एक रोटेशन पीरियड होता है, यानी सभी प्लैनेट अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं, घूमते हैं। और इस अपने एक्सिस पे घूमने के कारण जहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही होगी उस साइड में क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, और जहाँ पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, सन की लाइट ना जाने से वहाँ पे डार्क कंडीशन होगी। तो रोटेशन यानी इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन। घूर्णन की वजह से अपने अर्थ पे या प्लैनेट्स पे होता क्या है, डे एंड नाइट का इफेक्ट पड़ता है। अगर पृथ्वी या कोई भी प्लैनेट घूमना बंद कर दे तो उसका एक ही फेस क्या करेगा, सन की लाइट रिसीव करेगा, यानी जिस साइड सन की लाइट रिसीव होगी वहाँ पे दिन होगा, और जहाँ पे सन की लाइट रिसीव नहीं हो रही होगी वहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी, डार्क कंडीशन होगी। मगर इस रोटेशन से क्या है, डे एंड नाइट होता है। तो हमें अपने अर्थ का ही पता है, और भी अभी मैं आपको बताऊँगा कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण कुल उसमें अप्रॉक्स 24 आवर, अभी हम इसे एग्जैक्ट देखेंगे, 23 आवर 56 मिनट 48 सेकेंड है। अप्रॉक्स 24 आवर में क्या करता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी उसमें एक डे और एक नाइट कुल अप्रॉक्स 24 आवर में कंप्लीट करता है। ऐसे ही सभी प्लैनेट्स का अपना कुछ क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया रोटेशन। हमने कहा कि सभी प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। ये सन का चक्कर लगाना है, इसके कारण हम इसे बोलते क्या हैं, रिवॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं परिक्रमा। परिक्रमा यानी दो घटनाएं आपको मिली, एक होता है रोटेशन, घूर्णन, यानी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही अक्ष पर घूमना, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, ये कहलाता है रोटेशन। दूसरा है रिवॉल्यूशन, परिक्रमा, यानी सन अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स है, इसके साइड में सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनका कुछ अपना स्पेसिफिक टाइम होता है। यानी सूर्य का जो चक्कर लगाना है ये कहलाता क्या है, परिभ्रमण काल, परिक्रमा या रिवॉल्यूशन। तो सभी प्लैनेट्स का अपना कुछ रिवॉल्यूशन पीरियड होता है, रोटेशन टाइम होता है, दो चीज़ें ये। साथ में सभी प्लैनेट्स पे ना कहें, मतलब जहाँ तक अभी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने जो ढूंढा है, एस्ट्रोनॉमर्स ने, उसके हिसाब से कुछ प्लैनेट्स पे सैटेलाइट भी पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम देखें तो शुरुआत के दो प्लैनेट्स को छोड़ दिया जाए, मरकरी और वीनस को, तो सभी ग्रहों पे क्या है, उपग्रह मिलते हैं। ये प्लैनेट्स के
चक्कर लगाते हैं। तो हमने देखा दो घटना, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन। अगला जो है हमारा, बात करेंगे किसकी, सैटेलाइट्स की, उपग्रह की। तो मैंने बताया उपग्रह दो तरह का होगा, एक ह्यूमन मेड, यानी वो उपग्रह जो हम बना, यानी हम नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट बना के बाहर अपने सन के कह लें कि प्लैनेट्स के चक्कर लगाने के लिए भेजते हैं, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत सारी। और दूसरा क्या है कि नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट वो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये क्या करता है, ये हमने नहीं बनाया, ये प्लैनेट्स के चक्कर लगाता है। इसका भी एक अपना स्पेसिफिक पाथ होता है, अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिस वजह से ये स्पेसिफिक दूरी पे क्या होते हैं, प्लैनेट से बने होते हैं। तो इनको भी हम देखेंगे कि किस पे कितने सैटेलाइट्स हैं। साथ में जहाँ पे डाउट हो बता दीजिएगा। चल तो देखते हैं हम। सीरीज में मिटा दे रहा हूँ। तो हमने देखा दो तरह की मूवमेंट, एक कौन सी, रोटेशन, और दूसरा रिवॉल्यूशन। एक घूर्णन और एक परिभ्रमण या परिक्रमा। घूर्णन और परिभ्रमण या परिक्रमा। क्लियर। तो अगर मैंने अभी आपको बताया था सीरीज के अकॉर्डिंग जो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है जिसका नाम है मरकरी, तो एक चीज़ हम सोचें कि जो सबसे नियरेस्ट होगा उसका ऑर्बिट भी तो सबसे छोटा होगा। ऑर्बिट छोटा होगा तो उसे सूर्य के चक्कर लगाने में टाइम भी एज कंपेयर टू जो उससे दूर होता जाएगा कम लगेगा। क्लियर है। चल तो हम एक एक करके सभी प्लैनेट्स को देखेंगे। शुरू करते हैं मरकरी में। तो हमने कहा सबसे नियरेस्ट में है, तो नियरेस्ट में है तो उसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। और रोटेशन यानी अपनी एक्सिस पे जो उसके घूमने का जो टाइम है वो भी क्या होगा, कम नहीं होगा, वो अलग होगा। क्लियर। तो देखते हैं कि घूर्णन उसका कितने समय का है। तो हम देखें कि मरकरी का जो घूर्णन है यानी मरकरी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है 59 डेज। अपनी एक्सिस पे पूरा एक चक्कर ये कंप्लीट करता है 59 डेज में। अब यानी ये जो डे यूनिट आ गई, क्योंकि हमें जो भी हमने बनाया है अपने पर्पस के लिए हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो यानी जो हमारी यूनिट है डे वही हम यूज़ करेंगे। यानी हमारे यहाँ कुल 59 डेज एंड नाइट जब हो चुकी होंगी तब ये अपना एक डे और एक नाइट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यानी हमारा अर्थ कुल 59 चक्कर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर चुका होगा, घूम चुका होगा, उतने में अपना मरकरी जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है। क्लियर। चलिए तो जो इसका घूर्णन यानी रोटेशन पीरियड है वो है 59 डेज का। दिख रहा है आपको, एक मिनट, मरकरी है। क्लियर है। रिवॉल्यूशन मैंने कहा सबसे नज़दीक है तो इसका रिवॉल्यूशन भी क्या होगा, स्लो, सबसे तेज होगा। और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो होता है आपका 88 डेज में। क्लियर है। यानी 88 डेज में मरकरी सन का पूरा एक चक्कर क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। चल हम आगे देखें तो एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हमने कहा वायुमंडल लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि वो जोन यानी जहाँ पे जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एंड लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, जहाँ पे तीनों मीट करते हैं, ये कंडीशन जहाँ पे तीनों ये मीट करेंगे, लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो वहीं पे होगी। और ये एक अलग स्पेसिफिक जोन बनाता है यानी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसे हम बोलते क्या हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो एटमॉस्फेयर भी हमें देखना है कि किस पे अपनी लाइफ पॉसिबल है। हमारे साइंटिस्ट बाहर भी ढूंढ रहे हैं कि किसी और प्लैनेट्स पे हमें लाइफ मिल पाएगी या नहीं। तो हम मंगल पे अभी ज़्यादा जान पाए हैं, तो इनको भी हम देखेंगे कि कहाँ पे, जहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा वहीं पे हम लाइफ हमें पॉसिबल होगी। तो ये सब कंडीशन भी अपने को देखना होता है। तो एटमॉस्फेयर मरकरी पे नहीं है, मरकरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हम मरकरी का देख रहे हैं कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं, रोटेशन भी 59 डेज यानी ये स्लो मूव कर रहा है। और साथ में इस पे सैटेलाइट देखें, उपग्रह, तो इस पे कोई भी उपग्रह भी नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट्स इस पे हैं, जैसे मैरिनर 10 इस पे हमने भेजा है, तो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मैनमेड सैटेलाइट्स 2 जा चुके हैं जो क्या करते हैं, हमें उसकी जानकारी देते हैं कि वहाँ पे कैसा उसका अपना लैंड है, क्या और कंडीशंस हैं, कैसे जैसे से। तो मरकरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं वीनस। हम इसी को मिटा के देखते रहेंगे क्योंकि यहाँ सेम कंडीशन है सबके लिए। अगर हम देखें वीनस को, तो वीनस का भी अपना एक रोटेशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन टाइम है। साथ में इसके एक आध फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो मरकरी में हमने देखा था, बताया था पहले मैंने कि मरकरी जो अपने सोलर सिस्टम का सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। क्लियर? जिस पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और जिसका ऑर्बिटल पाथ यानी जो सन की रिवॉल्यूशन है वो सबसे कम समय में लगा लेता है। आगे देखेंगे हम वीनस देखें तो वीनस का जो रोटेशन पीरियड है वो कई जगह पे वेरिएशन के साथ है, मगर जो हम मोस्ट जो है वो है आपका 243 डेज, यानी अपना एक पूरा रोटेशन ये कंप्लीट कर लेता है कितने, 243 दिनों में। यानी हम जब 243 दिन यानी 243 चक्कर अपनी एक्सिस पे घूम चुके होंगे तो उस टाइम पे अब अपना जो वीनस है वो एक डे एंड नाइट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। क्लियर है? चले, और रिवॉल्यूशन देखें तो इसका रिवॉल्यूशन है आपका 225 डेज का, यानी इसका एक पूरा साल यानी एक सन का पूरा चक्कर जो ये कंप्लीट करता है 225 दिनों में कंप्लीट करता है। हालांकि 224.7 है, मगर इतना आप याद रखेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? साथ में देखिए एटमॉस्फेयर है, हाँ, तो एटमॉस्फेयर इस पे प्रेजेंट है, अपने वीनस पे एटमॉस्फेयर है, और सैटेलाइट कोई भी नहीं है। वीनस को अगर हम देखें तो वीनस को किसी और कुछ और नामों से भी जानते हैं। तो वीनस पे एटमॉस्फेयर जो है, ये एटमॉस्फेयर इसको बाकी प्लैनेट से अलग करता है, यानी इसकी एक स्पेसिफिक खूबी क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह। अगर हम देखें तो सबसे नज़दीक में मरकरी है, यानी सन की सबसे ज़्यादा लाइट किस पे पड़ रही है,
मरकरी पे नियरेस्ट होने के कारण। मगर ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है जो एवरेज मीन टेम्परेचर होता है, क्योंकि बैक साइड में क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो बैक साइड में फ्रोजन कंडीशन है और सामने में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्क्रॉचिंग हीट। तो ऐसी कंडीशन में ये डायurnal टेम्परेचर है। तो अगर हम इसका मीन देखें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। मगर जो अपना वीनस का एटमॉस्फेयर है वो बना होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। 95% अप्रॉक्स इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो इस वजह से हम अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो वो अपना कौन है, वीनस। अपने सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह तो वीनस। कारण क्या है इसका, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का होना। क्लियर है। आगे इसको हम देखें तो इसे सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सांझ तथा भोर का तारा। देखिए यहाँ पे स्टार लग गया है। अब मैंने आपको बताया कि स्टार वो है जिसके पास क्या है, खुद की हीट है और खुद की लाइट है। तो जैसे उसके पास खुद की हीट और खुद की लाइट है, अगर होता तो वीनस स्टार होता। मगर ये खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं है इसके पास। ये सन की हीट और सन की लाइट रिसीव करता है और उसे रिफ्लेक्ट करता है। ये जो है आपका प्लैनेट है, सन की हीट और लाइट से क्या है, ये चमकता है। और अपने अर्थ से अगर हम देखें तो बाकी स्टार में सबसे मॉर्निंग में अगर हम देखें 3-4 बजे जो भोर का टाइम होता है, उस टाइम पे ये अपने को सबसे तेज़ी से चमकता हुआ दिखेगा, जिस कारण से हम इसे क्या कहेंगे, सांझ तथा भोर का तारा। इवनिंग में भी ये सबसे पहले क्या है, दिखने लगता है। चल, तो इस पे सैटेलाइट कोई भी नहीं है। ये 2 फैक्ट वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हॉटेस्ट प्लैनेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। एक चीज़ और देखें हम, अगर हम इसका कंपेयर करें, मैंने भी आपको बताया था कि इसे हम बोलते क्या है, अर्थ ट्विन। तो साथ में अगर हम देखें कि जो वीनस है और अर्थ है, इन दोनों की साइज लगभग क्या है, बराबर है। इस कारण से हम इसे अर्थ ट्विन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। चले, ये 3 फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं। हालांकि अर्थ वीनस से बड़ा है, इस वजह से ये 5th नंबर पे। नहीं, अभी हम यहाँ तक देख चुके हैं और टाइम का थोड़ा सा कमी है, तो ये इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट में डाल दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जहाँ भी आपको डाउट आए बिल्कुल कमेंट में बताएं, हम पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। और इसके आगे की जो वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, सेलेक्ट होएं। जय हो।